नमस्कार। प्रिज्वाणी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए यहाँ सब हम लोग मौजूद हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे आज जो बजट आया है, बजट 2023 पर। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 1 फ़रवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच आती है, उसके बाद फाइनेंस बिल आता है और हर व्यक्ति की बजट से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सबको ये पता करना होता है कि मेरे लिए इस बजट में क्या है। एवरीबडी इज हैविंग ए विश लिस्ट कि मेरे को इस बजट से क्या मिला। आज बजट आए हुए काफ़ी कुछ घंटे हो गए हैं। 11 बजे से बजट स्टार्ट हो गया था, करीब 12 साढ़े 12 बजे तक बजट स्पीच चली, उसके बाद डिस्कशंस हो रहे हैं। अभी इनफैक्ट इतने अच्छे से तो नहीं समझा गया है बजट की बारीकियों को, लेकिन आज हम अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों के लिए ये कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें हम बजट पर किसको क्या मिला और टैक्स में क्या छूट मिली, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो बजट एक अच्छा बजट है। सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ है, यानी कि सबको बजट से कुछ ना कुछ मिला है और इसीलिए बजट को एक आम जो राय बन रही है वो ये बन रही है कि बजट एक अच्छा बजट है। और इनफैक्ट 2024 में इलेक्शन भी हैं तो ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि बजट में कुछ ना कुछ सबको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें अभी गुंजाइश थी, जो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी जो शायद नहीं मिली। वो भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके हम चर्चा आज के हमारे इस कार्यक्रम में करेंगे। तो मैं सीए राजेश मल्होत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के स्टूडियो में, और मैं अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अंकुश बंसल, एडवोकेट अंकुश बंसल, LLB और MBA हैं और इनफैक्ट एज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हैं। आज हम आपसे जानेंगे आज के हमारे इस बजट में किसको क्या मिला, इसके बारे में आपसे जानकारी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रोहित दुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आगरा ब्रांच के अध्यक्ष भी रहे, और मेरे साथ मौजूद हैं दीपक अग्रवाल, ये भी CA हैं, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले मैं अंकुश जी आपसे जानना चाहूँगा कि आज का बजट को आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, पब्लिक के इंटरेस्ट में कैसा समझते हैं, किसको क्या मिला, इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा सर। और सबसे पहले मैं 89.6 चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने इस मंच का मौका दिया मुझे। जी सर, ये बजट देश पर भरोसा करने का बजट है। देश जब पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन है, मंदी है, लड़ाई झगड़े हैं, ऐसे में GDP की ग्रोथ रेट 7% को दिखाना बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट होती है। और इसी हिसाब से अगर ये चलते रहे तो हम बहुत जल्द 2027-28 तक देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, जो करंट में हम 5वें हैं। जापान और जर्मनी को ही पीछे छोड़ देंगे। अब हम इसी ग्रोथ रेट से चलते रहेंगे, इस बात का जो सबूत है, उस बात की जो छवि है, वो इस बजट में मिलती है। इस बजट में इसके लिए दो सबसे बढ़िया पहचान जो हैं, किसी भी देश की GDP तब तरक्की करेगी जब उसके अंदर मौजूद सारी सुविधाएं, संसाधन प्रॉपर काम करेंगे, पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे। ऐसे में इन्होंने एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह से जो भी एग्रीकल्चर लाइन या जो दूध वगैरह से, मोटे अनाज से जुड़ी चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया जी। दूसरा, साथ में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके लिए इन्होंने बात करी, IT सेक्टर है उसके लिए बात करी, और शुरुआत में इन्होंने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। अमृत काल का मतलब होता है सब कुछ बढ़िया, राम जी का राज। अमृत काल को अगर हम यहाँ से देखें तो एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि पब्लिक के हाथ में सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो, रोटी कपड़ा मकान जो सभी को अवेलेबल हो। दूसरा, सरकारी इंटरफेयर, हस्तक्षेप जिसे कहें, वो आम आदमी की ज़िंदगी में कम से कम हो। इस चीज़ की छवि के लिए उन्होंने एक बात बताई कि E-कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपए की हम व्यवस्था कर रहे हैं। करंट में अगर आपकी व्हीकल का चालान होता है तो वर्चुअल कोर्ट के नाम से एक E-पोर्टल बना हुआ है,
जिसके माध्यम से आपको दीवानी में चक्कर नहीं लगाने पड़ते, वकीलों के पीछे नहीं भागना होता और आप घर बैठे अपने चालान का शुल्क जमा करके उससे मुक्ति पाते हैं। और अगर वो चालान गलत है तो वहीं की वहीं ऑनलाइन घर बैठे ही आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए जो 18 लाख करोड़ को 11% से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ का किया, डिफेंस बढ़ाया, इन्होंने MSME को प्रोत्साहन देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी जी, और फिशरीज़ के लिए व्यवस्था रखी, मोटे अनाज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए व्यवस्था रखी, और साथ में नर्सिंग स्कूल जो 157 इन्होंने खोलने की बात कही, जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए इन्होंने फैकल्टीज़ खोलने की बात कही ताकि उनके स्किल्स को और निखारा जा सके। करेक्ट। तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगा, जहाँ देश में छोटे से लेकर बड़े आदमी तक का ध्यान रखा जा रहा है और बजट की शुरुआत में ही अपने विज़न को टेक्नोलॉजी के फॉर्म पर, डिजिटल इंडिया के फॉर्म पर और नॉलेज बेस्ड थीम पर फोकस किया जा रहा है, वहाँ ये बजट एक बढ़िया बजट है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपसे फिर आगे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो 7 प्रायोरिटीज़ जिसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है और हम लोग भी आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हुई, रीचिंग टू लास्ट माइल की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, यूथ की बात हुई है, फाइनेंस की बात हुई है। देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जिसके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ सबको देने की बात करी है। मेरे साथ मौजूद हैं रोहित दुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। रोहित जी, आप बताइए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम बात करें कि पर्सनल टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बजट को कैसा देखते हैं? धन्यवाद राय जी। बजट जो है सही मायनों में एक सप्तऋषि बजट है और इसमें जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, ऐसे इस बजट में भी बहुत सारे रंग हैं और हर रंग हर व्यक्ति के हिसाब से हर रंग है जो किसी न किसी को सूट करता है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन रेट्स में गवर्नमेंट ने बदलाव किए हैं इस बार। अभी तक लास्ट टू लास्ट बजट में गवर्नमेंट 2 तरह के टैक्स रिजीम लेके आई थी। गवर्नमेंट ने एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम थी जिसमें आप अपना आयकर विवरणी जब दाखिल करते हैं तो आप उसमें सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, जो एग्जम्पशंस होते हैं, वो हम क्लेम करके अपना विवरणी दाखिल करते हैं। फिर गवर्नमेंट एक नई रिजीम लेके आई जिसमें गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस जो बेनिफिट्स थे वो सब खत्म कर दिया और ये बोला कि हम आपका टैक्स रेट कम कर देंगे। उसी रिजीम को जब गवर्नमेंट को लगा कि इस रिजीम में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो उसी रिजीम को एक्सटेंशन में आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कि एक अच्छी घोषणा की है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो तो एज इट इज चलेगी और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें उन्होंने कुछ बदलाव जो है प्रस्ताव रखे हैं उन्होंने। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपकी अगर जो इनकम है, जो आय है, अगर वो 7 लाख रुपए तक है, 7 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो नई टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो रिबेट के फॉर्म में आपको उसको छूट मिल जाएगा। 87A में उसके आपको रिबेट मिल जाएगा उसको। तो समझने की बात यह है कि हम बात जो कर रहे हैं अभी, हम नई टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। ये जो 7 लाख की लिमिट आई है ये नई टैक्स रिजीम में आई है। अगर किसी की आमदनी 7 लाख रुपए है, उससे ऊपर वाले आमदनी की हम बात नहीं कर रहे, अगर 7 लाख रुपए की आपकी आमदनी है तो आपको 1 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं देना है। अब बात करते हैं कि अगर हमारी आमदनी 7 लाख से ऊपर हो जाती है तो क्या होगा। अब अगर हमारी आमदनी 7 लाख से ऊपर हो जाती है तो जो आयकर की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिला करती थी, अब वो 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक की छूट मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि 7 लाख से ऊपर आमदनी होने पर आपको 3 लाख तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। आपको 3 से 6 लाख तक गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रखा है 5%, 6 से 9 लाख तक उन्होंने रखा है 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर आपकी आमदनी जाती है तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। यानी कि पहले जो टैक्स रेट नई रिजीम में 6 हुआ करते थे, गवर्नमेंट ने उनको कम करके 5 कर दिया है। 20 से सीधा 30 है, 20 से 25 का जो रेट था वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। पहले 15 लाख से ऊपर जो रेट था वो 25% था, तो वो गवर्नमेंट ने घटा के बढ़ा के सीधा 15 के ऊपर 30% कर दिया। लेकिन समझने की बात यह है कि नए टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरह की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो वेतनभोगी लोग हैं और जो पेंशनर्स लोग हैं वो अगर नई टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो पहले उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला करता था। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर पेंशनर्स और वेतनभोगी लोग अगर इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनको एक जो एडहॉक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो 50,000 से बढ़ाकर 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिला करेगा। और गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि हम ये चाहते हैं कि एडहॉक बेसिस पर बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही एप्लीकेबल होंगे।
अभी आज के सिनेरियो में क्या है, अगर मुझे नई टैक्स रेजिम क्लेम करनी है तो उसके लिए मुझे एक आयकर का एक फॉर्म दाखिल करना होता है। हालांकि सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जो वेतनभोगी लोग हैं वो हर साल अपनी सुविधा के हिसाब से रिजीम चेंज कर सकते हैं, उनको कोई फॉर्म दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो व्यापारी आदमी है, अगर वो नई टैक्स रिजीम को लेना चाहता है तो उसको पहले सरकार को नोटिफाई करना पड़ता है एक फॉर्म फाइल करके कि भाई मैं ये इस स्कीम में आना चाहता हूँ। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि बाय डिफॉल्ट आपके लिए यही स्कीम एप्लीकेबल होगी, और ये जो भी कानून बना है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, यानी अगले वित्तीय वर्ष के लिए ये जो भी सीमाएं तय की गई हैं ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए है। तो जब आप असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR दाखिल करेंगे तो ये जो भी स्लैब्स हैं ये उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो गवर्नमेंट ने ये स्पष्ट कर दिया कि बाय डिफॉल्ट आपको नई टैक्स रिजीम आपको एप्लीकेबल होगी, और आप चाहो तो आप ओल्ड में रह सकते हो, ओल्ड में रह सकते हैं, या फिर आपको ओल्ड को ऑप्ट कर, तो पहले न्यू स्लैब को ऑप्ट करना पड़ता था, ओल्ड को तो बाय डिफॉल्ट से मतलब उनका यही है कि आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए कोई सेपरेट फॉर्म दाखिल करना होगा या नहीं होगा, इसका स्पष्टीकरण सेक्शन में तो उन्होंने लिख दिया है कि मतलब ऑप्ट करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई फॉर्म दाखिल करना पड़ेगा, यानी कि जो अभी हमें नई टैक्स रिजीम के लिए करना पड़ता है वही शायद अब हमें पुरानी टैक्स रिजीम के लिए एक क्लेम करने के लिए फॉर्म फाइल करना। बाय डिफॉल्ट आप नए में रहेंगे, और अगर आपको पुराने में ऑप्ट करना है तो आपको हमें ऑप्ट करने के लिए एक फॉर्म दाखिल करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर का जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसका उद्देश्य यही है कि लोगों के पास हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। स्पेंडिंग पावर बढ़ने से मार्केट में पैसा आना शुरू होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हम GDP की बात करेंगे, GDP बढ़ेगा, तो ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है। रोहित भाई, एक प्रश्न सुबह से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अपने मित्र उनके भी आ रहे हैं और से आता है कि भाई हमारे यहाँ क्या है कि एक आदमी कोई कंपल्शन हो तभी सेविंग करता है, और अगर डंडा नहीं है, कंपल्शन नहीं है, तो आदमी सेविंग नहीं करता है। सही बात है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है कि हमने एक तरीके से 80C सेक्शन वगैरह को रिडंडेंट कर दिया। हमने कहा कि अब इसका कोई यूज ही नहीं है इनफैक्ट। तो अब प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि भाई क्या इसका LIC पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि LIC तो आदमी इसीलिए लेता था कि भाई मेरे को छूट मिल रही है। अब उसको लग रहा है कि मेरे को तो कोई छूट ही नहीं मिल रही है। तो छूट नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आदमी सेविंग से डेविएट होगा, और कंपलसरी सेविंग जो किसी रीजन से होती थी वो नहीं होगी, सेविंग से डिमोटिवेट की जा रहा है। एग्जैक्टली। तो इससे क्या इम्पैक्ट LIC के ऊपर आने वाला है, ये तो मैं अंकुश ही आपसे पूछूंगा कि आप बताना कि इसका कोई इम्पैक्ट LIC के ऊपर आएगा, और क्या आज मार्केट में, शेयर मार्केट में LIC के शेयर पे कोई इसका प्रभाव देखा, क्योंकि ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग वैसे भी बिना किसी कंपल्शन के कोई काम करते नहीं, और ऐसे ही हम अपने यहाँ भी देखते हैं प्रोफेशन के अंदर भी कि डेडलाइन जिस दिन ड्यू डेट होती है तो लास्ट डेट में हर ऑफिस के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स फाइल होती हैं। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अभी हमको लगता है अभी 5 दिन पड़े हुए हैं, अभी महीना पड़ा हुआ है, अभी 15 दिन पड़े हुए हैं, तो हम और जगह लगा देते हैं। ऐसी फंड्स की बात है कि अगर मुझको लगता है कि अब मुझे इंश्योरेंस कराने में कोई वो बेनिफिट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो तो है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों, वैसे भी क्योंकि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में कोई गारंटेड रिटर्न्स तो होता नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अब मैं मेरा राइट जी में सिर्फ यही कहना है कि चाहे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे हम मेडिक्लेम की बात करें, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए इंसान को, आपको मेरे ख्याल से कुछ मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप अपने परिवार को ध्यान में रख के इसमें एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया वो ये आया कि इंश्योरेंस की शक्ल में नहीं रहा। अब नहीं, हमने इंश्योरेंस को भी इसीलिए बहुत सारे अभी जो उन्होंने 5 लाख रुपए के प्रीमियम पे डिडक्शन खत्म कर दिए, 10D खत्म कर दिया कि आपको जो है वो नहीं मिलेगा, और एक क्लैरिटी उन्होंने ये भी लिया है कि जब वो इनकम आएगी तो वो जो डिफरेंस, एक्चुअली अभी तक ये बड़ी क्लैरिटी नहीं रही कि भाई जिसके ऊपर 10D का, यानी कि जिस वक्त पैसा आएगा उसका एग्जाम्पशन का बेनिफिट अगर नहीं मिल रहा है तो इन दैट सिचुएशन टैक्सेबिलिटी कैसे बनेगी। TDS तो कटता था, तो अब वो इस बात को भी उन्होंने बिल्कुल दे मेड इट वेरी क्लियर, और 56 के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट करके ये कहा कि ये जो डिफरेंस है आपका, यानी उसमें एक बात क्लियर हो गई। पहले तो ये भी नहीं पता लगता था कि वो जो सरप्लस है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी है या पूरे अमाउंट की टैक्सेबिलिटी है। नाउ दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि भाई आपने जो पैसा मिला और जितना आपने प्रीमियम पे किए हैं उसको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है वो आपकी सरप्लस पे। तो चलिए एक अच्छा है कि मतलब क्लैरिटी आ गई। तो मैं ये वाली बात जो आप कहना चाह रहे हो कि जो LIC का स्वरूप बदला
वो ये बता कि हम इंश्योरेंस की जगह हमने LIC या और वी शुड नॉट टॉक अबाउट LIC, वी शुड टॉक अबाउट इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस ने उसको मतलब कह के ये गारंटेड है, ये गारंटेड है, जबकि आप कोई चीज गारंटेड कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको गारंटेड कहना शुरू कर दिया कि साहब आपको इतना रिटर्न मिलेगा। इंश्योरेंस मींस इंडेमनिफिकेशन, इंश्योरेंस डज नॉट मीन एनी इन्वेस्टमेंट। तो मुझे अगर इंश्योरेंस कराना है तो मैं 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ का जितना मुझे लगता है वो मैं टर्म प्लान ले लूं, और बाकी एक मेडिक्लेम। हम तो सबको यही कहते हैं कि यही काम करना है आपको, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन। लेकिन चूंकि हम कैलकुलेट करते थे कि चलो इसमें इतना रिटर्न आ रहा है, इतनी मेरे को 20% का टैक्स मिल रहा है, तो अपने को वो कैलकुलेशन थोड़ी सी अभी अफेक्टेड हुई है। तो मैं 1 मिनट पहले मैं दीपक भाई से बात करूंगा, जानना चाहूंगा कि दीपक जी इसके अलावा अभी आप और क्या चाहते हैं, या इसमें आपका और मतलब क्या व्यूज हैं पर्टिकुलरली टैक्सेशन से रिलेटेड। धन्यवाद राजेश भाई। वैसा तो भाई ने सारी चीजें बताई दी हैं, रोहित भाई ने, अभी बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी टैक्स से रिलेटेड अभी बहुत सारे सारा अभी जब मैंने पढ़ना शुरू किया उसको तो मैं तो पूरा पहुंच भी नहीं पाया हूं कि मतलब हर सेक्शन में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं, और इसलिए मुझे तो जो आपके लिए लगता बहुत स्कोप है। अभी मुझे जो लगता है गवर्नमेंट का फोकस है मेन IT और यूनिफाइड की तरफ जाने के लिए, जैसे कि सारी MSMEs के लिए सारे डिपार्टमेंट में पैन कार्ड को इन्होंने यूनिक बना दिया है, यूनिक आइडेंटिफायर, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट एक पैन कार्ड से ही लिंक करके सारी MSMEs को टच कर पाए। और डिजी लॉकर को भी इन्होंने प्रमोट किया है। डिजी लॉकर में जिसमें आपके सारे डिजिटल फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह स्टोर हो जाते हैं, जिसमें फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके एक्सेस के थ्रू आपका सारा काम डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और पेन बेस्ड ही रहेगा सारा काम। तो वो एक काम बढ़िया किया है। दूसरा, गवर्नमेंट का मेन मोटिव स्टार्टिंग से ही जब से आई है मोदी सरकार, नोटबंदी से लेकर अभी तक, कि जितना कैश को दूर किया जाए इकोनॉमी से, उतनी ज्यादा डेवलप करेगी इकोनॉमी। जितना ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन रिसीविंग होगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 44 AD में भी लिमिट बढ़ाई, 44 ADA में भी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट्स हैं उनको इंक्रीज करके 2 करोड़ से 3 करोड़ कराए, और 50 लाख से जो अपनी प्रोफेशनल और अदर सर्विसेज हैं उसमें 75 लाख किया है। जिसमें लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई जो पहले नहीं थी, जिसमें 5% ही अगर आपकी कैश है, अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5% टोटल रिसीट्स का है, तो आप उसको बेनिफिट ले पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट का एम डिजिटल जाने के लिए है, डिजिटल इंडिया ही आगे डेवलप कर सकता है। बाकी 7 लाख का यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो जो 44 AD के अंदर जो 2 करोड़ की लिमिट है उसके लिए कैश का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। ये जो उन्होंने कहा 3 करोड़ का बेनिफिट या 75 लाख का 44 ADA में बेनिफिट अगर आपको लेना है 3 करोड़ तक या 75 लाख तक, तब आपका जो कैश का कंपोनेंट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ योर टर्नओवर। लेकिन 2 करोड़ तक जो लोग 44 AD में या 50 लाख तक जो लोग 44 ADA में जा रहे हैं उनके लिए इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। ये स्पेसिफिकली इस यहाँ पर ही है कंडीशन। करेक्ट, बिल्कुल। दूसरा, अभी जो अपील्स में और अभी अंडर प्रोसीडिंग जितनी चीज़ें पेंडिंग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इतनी सारी पेंडिंग फाइल्स हैं, केसेस हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है 100 जॉइंट कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट किया है, करने के लिए डिसाइड किया है, जिससे कि इसकी जो पेंडेंसी है वो कवर की जाए। और आज की डेट में SSC ज़्यादातर प्रॉब्लम में इसीलिए है कि पुराने केसेस 4-5 साल हो गए हैं, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से वो अभी भी डायलेमा में रहता है कि क्या होगा, केस का सॉल्यूशन मिलेगा, नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो उसको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव बात है, क्योंकि देखिए पहले तो फिजिकल जब चलता था तब से हमारी अपील्स पेंडिंग है। हाँ। उसके बाद में जब स्विच ओवर हो गए फेसलेस के अंदर तब से भी पेंडिंग है, और उसके अंदर कुछ अभी रिसेंटली अब उन्होंने जो है मतलब उसको उसमें नोटिस 250 के देना शुरू कर दिए हैं, बट स्टिल ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है। और एक बहुत बढ़िया बात जो अभी आपने कही, एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए उसकी टैक्स लायबिलिटी कंफर्म हो जाती है
तो आप ये देखिए ना कि कितना जबरदस्त इंटरेस्ट का कंपोनेंट और कितना मतलब पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वो सब चीजें उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं। तो अगर मेरे अगेंस्ट में भी कोई फैसला होना है और वो जितना जल्दी हो जाता है तो कम से कम उतना हम आगे भी जा सकते हैं, या टैक्स जमा करा के उसको इंटरेस्ट के कंपोनेंट को तो एटलीस्ट बचाया जा सकता है। तो इसीलिए वो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि आई थिंक उनके पास में नंबर्स कम थे, तो अब जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को उन्होंने मतलब जो है वो कुछ मॉनेटरी लिमिट क्या होगा कि शायद छोटे केसेस या लाइक दिस वो उनको दे दिए जाएंगे, और वो ये जो बैकलॉग है वो थोड़ा सा जल्दी से जो है ऑफ स्क्रूटनी केसेस भी कम करने के लिए अपील के जो मैटर्स हैं उसको जितना जल्दी, अगर जजमेंट वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो यहाँ यही स्थिति हो रही है कि जस्टिस जो डिले हो रहा है वो मींस जस्टिस इज डिनाइड। दोस्तों बजट पर हमारा ये डिस्कशन जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।